जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जीके का एक और मॉक टेस्ट लेकर मैं आया हूं और हमेशा की तरह इसमें 50 क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट संख्या 14 है। इससे पहले 13 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं, उनको आप देखिएगा। बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में लाभदायक होंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन संख्या 1 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन संख्या 1 में? क्वेश्चन संख्या 1 पहला है आपका, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की द्वारा भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इन ऑप्शन के अनुसार नीति आयोग का उपाध्यक्ष गलत, लोकसभा के अध्यक्ष गलत, प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं। मतलब राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करेगा? तो इसके अनुसार तो जवाब होगा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है इसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280। और भारत का जो वित्त आयोग है यह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर बनाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे वित्त वर्ष की अवधि कब तक की होती है? वित्त आयोग की 5 साल की अवधि होती है। और वित्त आयोग इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं, तो ये 5 सदस्यों का आयोग है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये भी आप याद रखें। और वित्त आयोग के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? वित्त आयोग का मुख्य काम है कर का बंटवारा करना। केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर का बंटवारा करता है वो वित्त आयोग करता है। भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में आया था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। केसी नियोगी की अध्यक्षता में भारत का पहला वित्त आयोग बना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो वित्त आयोग है ये वित्त आयोग किसकी सिफारिश पर कहने पर बना था? तो वित्त आयोग जो 1951 में बना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सिफारिश पर बना था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो भारत के पहले कानून मंत्री हैं, इनके कहने पर वित्त आयोग बना था। और वित्त आयोग जो है वो अर्ध न्यायिक निकाय है, सेमी जुडिशियल निकाय है, ये आप याद रखना। कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है, तो ये अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो वित्त आयोग की नियुक्ति आर्टिकल 280 में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है इसको आप कैसे रिमूव करेंगे? दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए जो सदस्य संख्या होती है उसको विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है। तो जवाब होगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। याद रखना विशेष बहुमत है, यहाँ पे विशेष बहुमत के जो प्रस्ताव हम पारित करके लाएंगे तब लोकसभा का जो स्पीकर है वो हट सकता है। दोस्तों भारत में लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो जी.बी. मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी.बी. मावलंकर। और अभी के लिए कौन है? ओम बिरला। जी.बी. मावलंकर ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन संख्या 3, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। दोस्तों बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ये कौन जारी करता है? तो ये यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसके 3 मानक होते हैं। स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, शिक्षा के साथ साथ जीवन स्तर। तो ये 3 मानकों पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें से कौन सा मानक नहीं है पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आय। इसमें आय को कैलकुलेट नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कब से शुरू किया गया है? 2010 से स्टार्ट किया गया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार शरीफ। दोस्तों तुगलक काल ये गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। और तुगलक काल की जो समय सीमा है वो 1320 से 1414 तक थी। 1320 से 1414 तक ये तुगलक काल का समय है भारत में। तो बिहार शरीफ उस टाइम राजधानी थी बिहार की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5,
क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 5 में कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और जो ऑक्सीजन आती है वो जल के ऑक्सीकरण से आती है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिस रंग में सबसे ज़्यादा होती है वो लाल रंग होता है और सबसे कम या ना के बराबर होती है कहाँ पे, हरे रंग के प्रकाश में। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनेगा, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनता है, उसके साथ साथ में ऑक्सीजन बनती है और क्या बनता है, जल बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या होते हैं आपके, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, जल होते हैं आपके। तो CO2 के ऑक्सीकरण से अपचयन से क्या बनेगी, ये ग्लूकोज बनेगा। और जब जल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगी आपकी, ये ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो है ये वही पौधे कर सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस केवल हरे पौधों की एक गुण है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध किस देवता से है। तो ये हमें बताना है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, नवा मंडल किससे संबंधित है, नवा मंडल सोम से संबंधित है। सही होगा ऑप्शन डी, सोम। दोस्तों ऋग्वेद जो है इसका जो पंडित है वो होत्री कहलाता है और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त लिखे गए हैं, 1028 सूक्त लिखे गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 7, नेशनल हेराल्ड के संस्थापक कौन थे। एक अखबार है नेशनल हेराल्ड, इसके संस्थापक कौन है। तो 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड नेहरू के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बड़ी फेमस किताब है, बहुत आती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नेहरू जो है इन्होंने कांग्रेस में का एक सेशन जो लाहौर सेशन था उसके दौरान रावी नदी के तट पर 1930 में पहली बार तिरंगा फहराया था, 26 जनवरी 1930 को, ये आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, इनका जन्मदिन भारत में 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर, नेहरू जी का बर्थडे। यहाँ पे लिखा गया है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1930। सच्चिदानंद सिन्हा हमारी संविधान सभा के पहले और अस्थायी अध्यक्ष वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की ओर, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। दोस्तों इंद्रधनुष एक आकाशीय घटना है और ये इंद्रधनुष जब भी बनेगा ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है दोस्तों, जिसमें 2 बार अपवर्तन हो और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन हो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों हम बात करें इंद्रधनुष के बारे में तो इंद्रधनुष में जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें लाल रंग या लाल प्रकाश आने वाले सूर्य के प्रकाश से संबंधित 42 डिग्री का कोण बनाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि इंद्रधनुष के दौरान जो लाल रंग की किरण आती है ये कितने डिग्री के कोण पर आती है, तो ये 42 डिग्री के कोण पर आती है। और लाल के अतिरिक्त जो आपका बैंगनी रंग आएगा, बैंगनी रंग के लिए जो कोण बनेगा वो कितने का बनता है, तो बैंगनी रंग का कोण बनेगा आपका 40 डिग्री का। बैंगनी रंग का कोण 40 डिग्री का और लाल रंग का कोण जो आएगा वो 42 डिग्री का होता है। इंद्रधनुष इसमें 7 कलर होते हैं, 7 आपको याद होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मस्टर्ड गैस जो है एक जहरीली गैस है और ये सरसों के स्रोत से निकली है और ये इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, रासायनिक युद्ध में किया जाता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, रासायनिक युद्ध, मस्टर्ड गैस। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो दोस्तों सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत में पहले व्यक्ति हैं हिंद यूनानी लोग इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों सिक्कों की बात कर रहे हैं हम तो आप याद रखिएगा न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 1 मतलब 11,
इसमें कहा गया सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। और क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 11 में, यहाँ पे कुछ स्थल है और उनकी जो खोज करता है उनसे संबंधित है। लोथल, लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव। उसके बाद में आपकी बनावली, बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। उसके बाद में आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी के द्वारा। और रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। दोबारा देख लेते हैं, लोथल रंगनाथ राव, बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी और रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दोस्तों हम बात करें लोथल की, तो ये भोगबा नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है। भोगबा नदी के किनारे, वर्तमान में लोथल जो क्षेत्र है ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति भारत में हुआ जिसे भारत का अजातशत्रु कहा गया? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। इन्हें भारत में अजातशत्रु कहा गया। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, वर्ष 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा दी है। और इनकी किताब है जो भारत विभाजन के ऊपर लिखी गई है वो है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किताब राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई। राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति हैं, जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इनको खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। नेहरू जी की अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें खाद्य और कृषि मंत्री का पद किसको मिला था? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक बिंदु और याद रखना कि इनका जन्म बिहार में हुआ था, ये पूछ लेता है एग्जाम में, राजेंद्र प्रसाद बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? दोस्तों शक्ति का पृथक्करण का मतलब है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन सब की अलग अलग शक्तियां हैं। तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांस के दार्शनिक और राजनीतिज्ञ वो थे आपके मोंटेस्क्यू। ऑप्शन सी, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ये फ्रांस के हैं, ये भी आप याद रखना। और मोंटेस्क्यू की एक बड़ी फेमस किताब है जो आपसे पूछी जाती है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो वो है आपकी मोंटेस्क्यू। ठीक है दोस्तों, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका कार्ल मार्क्स। इनकी एक किताब बड़ी फेमस है, दास कैपिटल। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल ये बुक लिखी गई, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही जवाब क्या होगा? पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? दोस्तों भारत का एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, इसका सही जवाब क्या होगा? तो 14 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दोस्तों हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसा व्यक्ति भारत में जो भारत का राष्ट्रपति भी रहा, उपराष्ट्रपति भी रहा और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य जज भी रहे। सुप्रीम कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इन तीनों पदों को सुशोभित किया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश। और ये स्वतंत्र मतलब भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी माने जाते हैं। भारत का पहला मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्लाह। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिदायतुल्लाह। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पीएन भगवती। पीएन भगवती भारत में लोक अदालतों के जनक माने जाते हैं, याद रखना, लोक अदालतों का जनक पीएन भगवती। 1982 में पहली बार लोक अदालत गुजरात में लगी थी। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? दोस्तों लोक लेखा समिति हमारे संसद की सबसे पुरानी समिति 1921 में बनी थी और 22 सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होते हैं, राज्यसभा। तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट ये लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपी जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है दोस्तों लोक लेखा समिति के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इसका जो नेता होता है वो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है लोक लेखा समिति, इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक तथा सहयोगी कहा जाता है। अगला है आपका पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें, इनकी तरंग दैर्ध्यों का आरोही क्रम क्या है? मतलब घटता हुआ क्रम हमें बताना है। तो 16 का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों 16 में सबसे पहले सूक्ष्म किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें, गामा किरणें। तो गामा किरणों की जो दूरी है वो बहुत कम होती है, अगर ज़्यादा होती तो ये आदमी को मार भी सकती थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और ये सारी आपकी कैसी हैं? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, याद रखना, ये सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अगला क्वेश्चन,
बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो बिहार में जो नंगी हड़ताल हुई वो कौन से आंदोलन के दौरान हुई? 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1930 में, 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो नमक कानून से जुड़ा हुआ है, नमक कानून से जुड़ा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद साबरमती से और इसको खत्म किया गया था दांडी में जाके। 24 दिन की यात्रा गांधी जी के द्वारा तय की गई थी अपने 78 अनुयायियों के साथ, और ये जो दूरी थी वो 385 किलोमीटर थी, 385 किलोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंध। ये पाकिस्तान में है, जबकि स्थायी बंदोबस्त बंगाल, उड़ीसा और असम ये सारे बंगाल के क्षेत्र में आते थे। दोस्तों हम बात करें स्थायी बंदोबस्त की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी भारत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, इसमें जमींदार जो थे वो भूमि के स्वामी बना दिए गए थे, और ये कब शुरू हुई थी? सन 1793 में, 1793 स्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन, अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अगस्त घोषणा ये 1917 में, अगस्त 1917 में चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू में से जो मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू के द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। और इस अगस्त घोषणा में कहा गया था कि भारतीयों को हर शाखा में प्रतिनिधित्व मिलेगा, साथ साथ भारत में उत्तरदायी शासन होगा, उत्तरदायी शासन होगा। ये इस घोषणा में बात की गई थी। किसने की थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना पाकिस्तान का जनक कहा जाता है, और इसने 2 नेशन थ्योरी दी थी, 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया था? जिन्ना के द्वारा दिया गया था। जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग के सदस्य बने थे, ये भी याद रखिएगा। और मैं आपको इसकी बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और लखनऊ पैक्ट के दौरान इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा गया है। लॉर्ड इरविन 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है अयस्क और धातु के अनुसार। जैसे 20 का सही जवाब क्या होगा? तो देखते हैं इसमें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ये टैल्क, टैल्क होता है। पोटेशियम, पोटेशियम नाइटर। कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोराइड। और मैग्नीज ये पायरोल्यूसाइड, मैग्नीज पायरोल्यूसाइड। सही जवाब बनेगा इसका 4 3 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों मैग्नीशियम लिखा गया है। मैग्नीशियम के बारे में एक चीज जानना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 21, द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो द वे आउट पैम्पलेट ये प्रकाशित किया गया था चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इनके द्वारा। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इनके नाम पर राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर स्वतंत्र भारत के कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा गया चौधरी रहमत अली। 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक शब्द गढ़ा था पाकिस्तान। क्या गढ़ा था? पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया था आपका चौधरी रहमत अली। दोस्तों पाकिस्तान शब्द का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान शब्द का मतलब है, इसमें क्षेत्र शामिल किए गए हैं। P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, और तान मतलब बलूचिस्तान। इन क्षेत्रों को मिलाकर ही नाम दिया गया था पाकिस्तान 1933, चौधरी रहमत अली। उसके बाद में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनकी 153वीं जयंती 2022 में मनाई गई है। और महात्मा गांधी, इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके साथ समाप्त हुआ था? दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सन 1775 से 1782 तक चला, और 1782 में एक संधि साइन की गई थी। उस संधि का नाम है सलवाई की संधि। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सलवाई की संधि। ठीक है दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? दोस्तों नादिर शाह एक ईरानी आक्रांता था, और इसका आक्रमण भारत में हुआ था मोहम्मद शाह के
समय में, मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ये भी आप याद रखें। सन 1739 में इसने आक्रमण किया था और ये विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? मतलब कांग्रेस के कौन से सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की बात हुई थी? तो 24 का सही जवाब क्या होगा? 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाहौर सत्र। लाहौर सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है कब से? 12 मार्च 1930 से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये खत्म कब हुआ था पूरी तरह से? 1934 में। 1934 में खत्म हुआ था, 1930 में चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये नमक कानून के खिलाफ है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसने कहा गया जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ पर होता है? दोस्तों जी मतलब ग्रेविटी शून्य होगी कहाँ पर? सही जवाब होगा कहाँ पर जी का मान शून्य होता है या सबसे कम होगा इन ऑप्शन के अनुसार। 25 का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है या सबसे कम होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे पृथ्वी भूमध्य रेखा पर भी कम होता है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। दोस्तों हम बात करें, एक जी होती है आपकी बड़ी जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान आप चाहे कहीं पर भी जाएं, अंतरिक्ष में, पाताल में, कहीं पर भी जाएं, इसका मान हमेशा फिक्स रहता है और कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों ये जो मान है बिल्कुल फिक्स होता है, आप याद रखिएगा। 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो मान है वो किसने निर्धारित किया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इस मान को रखा गया था, कैवेंडिश ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो होता है ke बराबर 1/2 mv²। तो मतलब द्रव्यमान प्रत्यक्ष अनुपात में है, इसके सीधा अनुपात है। जो हम द्रव्यमान को दोगुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? जवाब होगा गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। 26 का सही जवाब ऑप्शन ए, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीनोन। जीनोन बहुत अधिक अक्रियशील है, मतलब क्रिया नहीं करती और वायु से भारी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस। और लैटिन भाषा में जो एक्सई शब्द है, एक्सई का मतलब भी क्या होता है? स्ट्रेंजर होता है। जीनोन अक्रिय गैस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आर्गन लिखा गया है, बल्ब में जो भरी जाने वाली गैस है वो है आर्गन। आर्गन बल्ब में भर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण से राज्यों को बचाएगी? वो है आपका अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 ये भाग 18 में जो आपातकालीन उपबंध लिखे गए हैं उसी का भाग है, भाग 18 का भाग है अनुच्छेद 355। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। भारत में जो आपातकालीन उपबंध है वित्तीय आपातकाल को छोड़कर वो सारे जर्मनी के संविधान से हमने लिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 29, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों जब भी घाटे की वित्तीय व्यवस्था आएगी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 30, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? दोस्तों अटाला मस्जिद सरकी शैली में बनाई गई है, सरकी शैली। और सरकी वंश के राजा कहाँ पे थे? तो जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों जौनपुर जो शहर है इसे भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जौनपुर अपनी वास्तुकला, अपनी साहित्य, अपनी संगीत शैली आदि के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर यूपी में है और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई है।
ठीक है दोस्तों, अपने भाई जूना खां की याद में इसका नाम जौनपुर रखा गया। ये भी याद रखें। जौनपुर में कौन से राजवंश ने शासन किया था बाद में, तो वो था सरकी राजवंश। जौनपुर, इसे भारत का सिराज कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से 1921 में बनी थी और पूर्ण रूप से 1935 में बनी थी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मुंबई, अरब सागर से इसकी सीमा लगती है, और मुंबई जिस द्वीप पर स्थित है वो द्वीप है आपका सालसेट द्वीप। मुंबई अरब सागर के कौन से द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। दोस्तों मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, भारत का बॉलीवुड मुंबई, सपनों का शहर मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। इसके साथ साथ एग्जिम बैंक, जिसको आयात निर्यात बैंक बोलते हैं, उसका मुख्यालय भी है मुंबई। दोस्तों मुंबई, इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में एक बिंदु याद रखना, गेटवे ऑफ इंडिया ये भारतीय और अरबी शैली में बना हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत और अरबी शैली में बना हुआ है, याद रखना। जॉर्ज बिटेट इसका वास्तुकार है, जॉर्ज बिटेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो संपन्न हुआ था वो डलहौजी के टाइम में हुआ था। 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डलहौजी के टाइम में। अच्छा, किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1848 से 1849, 1848 से 1849, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, और डलहौजी फेमस है भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। राज्य हड़प नीति इसने चलाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी, इसके चलते सबसे पहला क्षेत्र जो कब्जा गया, जिसको कब्जा किया गया वो था आपका 1848 सतारा। सतारा पे सबसे पहले कब्जा किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। दोस्तों एक भारत में रियासत थी अवध रियासत, अवध रियासत पर डलहौजी ने 1856 में अपना अधिकार कर लिया, और अवध पे आरोप लगा था कुशासन का। ठीक है दोस्तों, कुशासन का आरोप लगा दिया गया अवध पर। और अवध का नवाब कौन था, बाजिद अली शाह। डलहौजी, ये आप याद रखें, इसने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, डलहौजी। एक्चुअल में डलहौजी एक हिल स्टेशन भी है। डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था भारत में 1822 में ये शुरू हुई, और इसमें ग्राम प्रधान किसानों से भू राजस्व पूरे गांव की ओर से वसूल करते थे, याद रखना। तो ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई है महालवाड़ी व्यवस्था, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसकी कब्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 33, इसमें क्या कहा गया, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। मतलब राज्यपाल का जो ऑर्डिनेंस पावर है, इसके लिए स्वीकृति किसकी आवश्यक होगी। 33 का सही होगा ऑप्शन डी, विधानसभा। दोस्तों राज्यपाल का जो अध्यादेश है ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 213 में लिखा गया है, और ये 6 सप्ताह तक लागू रहता है। ठीक है दोस्तों, 6 सप्ताह को अगर इसकी विधानसभा ने स्वीकृति नहीं दी तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। राज्यपाल का पद भारत में जो आया वो कनाडा से आया है, याद रखिएगा। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया है। राज्य का प्रथम नागरिक है राज्यपाल, और भारत के इतिहास में पहली राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश में बनी थी सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, इसके लिए जो रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर बोली जाती है, मैथिली और संथाली भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विधानसभा की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो कितने सदस्य ऐसे होंगे जो एमएलसी के बोर्ड पढ़ते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो 35 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 1/12 सदस्य है, 1/12 सदस्य चुने जाते हैं एमएलसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण की कला
का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला जो भारत में पनपी वो गुप्त काल में पनपी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। दोस्तों नागर, द्रविड़, नागर, नागर के बाद में द्रविड़, द्रविड़ और बेसर, बेसर। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर बनाने की शैलियाँ हैं। नागर शैली जो उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली जो है ये आपका दक्षिण भारत में है, और बेसर शैली, नागर और द्रविड़ का मिश्रण क्या है? बेसर शैली है। अगले क्वेश्चन की ओर, मौर्य कालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? किसके अनुसार? मैगस्थनीज की जो किताब है इंडिका, उस किताब के अनुसार भारत में कौन से वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो मैगस्थनीज की रचना इंडिका, इतना याद रखिएगा। कौन सा वंश नहीं था भारत में मैगस्थनीज के अनुसार? तो 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण। ब्राह्मण जो था वो मौर्य काल में नहीं था, ये आप याद रखें। मैगस्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का दूत है जो भारत में आया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। ठीक है दोस्तों, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। और ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये कहाँ पे दिखाई देती है? हमें कृषि में ज़्यादा दिखाई देती है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। सही जवाब होगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 39, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, और उज्जैन जिस नदी के किनारे, वो कौन सी नदी है? वो है आपकी क्षिप्रा। क्षिप्रा। दोस्तों उज्जैन को अवंतिका भी कहा जाता है, उज्जैन का ही नाम है अवंतिका। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे अभी महाकाल कॉरिडोर बना है वो उज्जैन में बना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो घुमक्कड़ जनजाति कौन सी नहीं है? 40 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पिग्मी। पिग्मी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, आप याद रखेंगे। सिक्किम में लेप्चा जनजाति रहती है, ये आप याद रखें। दोस्तों भारत में पहला जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना है? दिल्ली में। पहला जनजातीय अनुसंधान केंद्र ये दिल्ली में बना है, ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 41, क्या कहा गया है? 41 में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जनजातीय समूह भारत में सबसे बड़ा है? 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है, और इसके अनुसार सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो है भील। भील सबसे बड़ा, भील के बाद में दूसरे नंबर पर आता है गोंड, ये भी आप याद रखें। दोस्तों भारत के किस राज्य में जनजातीय आबादी सबसे ज़्यादा है? मिजोरम। जनजातीय आबादी सबसे ज़्यादा निवास करती है किस राज्य में? मिजोरम। मिजोरम की 94% आबादी जो है वो आपकी आदिवासी है, जनजाति है, एसटी में आती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं 2011 के सेंसस के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के जो उत्तर भारत है उसमें वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों शीत ऋतु में जो उत्तर भारत में वर्षा है इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है शीत ऋतु में। और दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं ये भूमध्य सागर से विकसित होते हैं, उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों हम बात करें वर्षा की, तो वर्षा जो होती है ये क्षोभ मंडल में होती है, ये आप याद रखिएगा। और आइसो हाइट आप याद रखें, मानचित्र पर बे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं वो है आपकी आइसो हाइट। ठीक है दोस्तों, समान वर्षा वाले स्थान आइसो हाइट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक होती है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, और अम्ल वर्षा में मेनली दो अम्ल मुख्य होते हैं, एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये आप याद रखिएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है दोस्तों, दो गैस जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं उसमें से एक है आपकी SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, क्या बता सकते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूबंधित है? कौन सी नदी भूबंधित है इन ऑप्शन के अनुसार? दोस्तों भूबंधित का मतलब है कि किसी महासागर या सागर में नहीं गिरती, वो है लूनी नदी। लूनी नदी ये कच्छ के रण में आके विलीन हो जाती है। और अजमेर शहर कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी। लूनी नदी ये भारत की एकमात्र मरुस्थलीय नदी है, ये आप याद रखिएगा।
जो थार का मरुस्थल है वो उसमें बहती है आपकी लूनी नदी, थार के मरुस्थल से बहने वाली नदी लूनी नदी। गंगा नदी 2008 में राष्ट्रीय नदी बनी और इसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर। गंगा गंगा कहाँ पे बनती है? देवप्रयाग में, जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर गंगा बनती है। कावेरी लिखा गया है, कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें पूरे साल पानी रहता है, मतलब सदा नीरा नदी है, वो है कावेरी नदी। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। लेकिन दोस्तों याद रखना, दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा, इन दोनों शब्दों में अंतर है, आप याद रखिएगा। यदि आपसे कहा गया कि दक्षिण की गंगा की शब्द है तो इसका जवाब होगा कावेरी, लेकिन अगर कहे दक्षिणी गंगा तो गोदावरी। कावेरी नदी दक्षिणी गंगा नहीं कहलाती, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। की शब्द है, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, जो कि कर्नाटक में है। कोसी बिहार का शोक, कोसी को कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। कोसी पर एक बांध भी बना है, डगमारा बांध बिहार के सुपौल जिले में बना है कोसी नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कोसी नदी नेपाल से आती है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो कौन सा ऐसा नहीं है जो निर्वनीकरण के प्रभाव से संबंध नहीं है? 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शहरीकरण। ये निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। मृदा अपरदन से वन नष्ट हो सकते हैं, जैव विविधता से भी, और हिमालय में जल स्रोतों के सूखने से भी निर्वनीकरण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सही जवाब है शहरीकरण। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन CO2, एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन CO2। तो ये आप याद रखिएगा, कार्बन क्रेडिट में एक क्रेडिट कितने का होता है? 1 टन CO2 के बराबर है। तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो ली गई है वो कहाँ से ली गई? 45 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल का भाग है। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। ग्रीन हाउस से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट लिखा गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत के लिए है। 1987 में साइन किया गया था 16 फरवरी को O3 गैस के लिए। पृथ्वी सम्मेलन, सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो शहर में। पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। दोस्तों पृथ्वी का वजन कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों कितने गति से घूमती है? लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमती है। दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,756। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,000, ये भूमध्य व्यास बता दिया मैंने आपको। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714। ये पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है, आप याद रखिएगा, ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का। लेकिन अगर आपसे पूछे पृथ्वी का भूमध्य व्यास तो 12,714। पृथ्वी का भूमध्य व्यास 12,756, 14 ध्रुवीय वाला है, 56 भूमध्य वाला है। अच्छा, आपसे कहीं पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य से कितनी अधिकतम दूरी पर है, तो पृथ्वी की सूर्य से या सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिक जो दूरी है वो है आपकी 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य दूर है हमारी पृथ्वी से। दोस्तों पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर ग्रेविटी का मान कितना होता है? जवाब होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन केंद्र में शून्य होता है। पृथ्वी नीला ग्रह कहलाती है क्योंकि 71% भाग पर जल है, इसलिए। अच्छा, इसमें कुछ रसायन दिए हैं और इनके सूत्र आपसे पूछे हैं। धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O, धावन सोडा। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। व्यंजक चूर्ण CaOCl2। सही जवाब होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। POP कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, POP कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O, खाने वाला सोडा NaHCO3, व्यंजक चूर्ण CaOCl2, POP CaSO4 × 1/2H2O। सही जवाब होगा इसका सही जवाब बनेगा आपका 46 का सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए। ये सही है आपका। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले क्वेश्चन संख्या 47, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है। 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए ये सब में फैल जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसलिए ये दूर से दिखाई देता है। दोस्तों रंगों की बात कर रहे हैं, हमारी आंखों में कलर विजन होता है, कलर विजन, और जब हमारी आंखों में कलर विजन होता है तो हमारी आंखें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाती। और कलर विजन की जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट, ये आप याद रखिएगा। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है, तो कलर विजन के लिए। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, प्राकृतिक रंग कौन कौन से हैं, तो ग्रीन, ब्लू और रेड। ग्रीन, ब्लू और रेड, इन तीन रंगों को प्राकृतिक रंग कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा गया है, प्राथमिक रंग है ये तीनों। अगला, हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम पर आधारित है। दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये आधारित है पास्कल के नियम पर। पास्कल का नियम, पनडुब्बी चलती है किसके नियम से, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। बर्नौली, जो आंधी में टीन की उड़ जाती हैं वो बर्नौली की प्रमेय का उदाहरण है। आंधी में टीन का उड़ना बर्नौली की प्रमेय का उदाहरण है। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। दोस्तों रेडियो एक्टिवता, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल। एक्चुअल में रेडियो एक्टिवता का मात्रक भी क्या है, बैक्यूरेल है। रेडियो एक्टिवता का मात्रक बैक्यूरेल। क्वेश्चन संख्या 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 50, इसमें कहा गया ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो दोस्तों जो ज्वार भाटे आते हैं उसमें ज्वार पैदा करने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, सही जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल का अंतर होता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ज्वार के बारे में। जो ज्वार सामान्यतः कब आते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में होते हैं तब ज्वार आते हैं आपके। दोस्तों कनाडा में एक जगह है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, दुनिया के सबसे उच्च ज्वार कहाँ पर आते हैं, फंडी की खाड़ी में आते हैं। और फंडी की खाड़ी कहाँ पर है, ये कनाडा में है। ठीक है दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार ये फंडी की खाड़ी में आते हैं। तो ज्वार ये आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह भी है, टाइडल पोर्ट, कौन सा है, कांडला। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, कांडला पोर्ट, जो कि आपका गुजरात में कच्छ के जो खाड़ी है उससे इसकी सीमा लगती है, कांडला पोर्ट। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मिलता हूँ नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।